हरियाणा के रेवाड़ी में एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया। कार में सवार होकर आए कुछ हुड़दंगी पहले एक स्कूल बस के सामने कार लगाकर जमकर हुड़दंग मचाते हैं। जब अभिभावक हुड़दंगियों को रोकने का प्रयास करते हैं तो उनको भी जान से मारने की धमकी दे डालते हैं। पुलिस इन हुड़दंगियों पर कार्रवाई करने की बजाय इनको बचाती हुई दिखाई दे रही है। अभिभावक के आरोपों को सही माने तो महिला एएसआई ने समझौता करने के लिए धमकी तक दे डाली। व्हाट्सएप कॉल कर समझौता करने का दबाव डाला गया। हालांकि अभिभावक की ओर से आईजीएसपी सहित तमाम अधिकारियों को मेल करने के बाद मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभिभावक अब धमकी देकर समझौता करने का दबाव बनाने वाली महिला एएसआई को सस्पेंड करने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जिस तरह से एक महिला एएसआई पर आरोप लग रहे हैं, क्या उन पर कार्रवाई हो पाती है या एक बार फिर से यूं ही खाना पूर्ति कर दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं बेहद गंभीर हैं। क्या पूरा मसला था जिस तरह से जो पुलिस की कार्रवाई है, जो स्कूल बस को रोक के इस तरह से हुड़दंग किया गया? जी, पिछले 3-4 दिन से मैं नोट कर रहा था कि एक गाड़ी है HR 43D, सफ़ेद रंग की गाड़ी है हुंडई की, 3004 या 3004 ही है। उसमें 3-4 बच्चे आते हैं, हुड़दंग करते हैं और वो फिर जब बस वापस जाती है तो बस के पीछे पीछे हुड़दंग करते हुए, किलकारियाँ मारते हुए, हाथ में सिगरेट लेके बाहर निकालते हुए जाते हैं। थोड़ा मेरे को शक हो रहा था कि कौन सी बस पे पीछे करते, क्योंकि उस टाइम काफ़ी बसें जाती हैं। तो 26 तारीख को सुबह जब मैं बच्चों को बिठाने गया तो मैंने देखा कि जब बस कुछ दूर आगे चली तो उसके बाद बस ने जैसे ही ब्रेक लगाई, उन लोगों ने गाड़ी ले जाके और बस से आगे खड़ी। तो मैं और एक अभिभावक और थे मेरे साथ, हमने छोड़ के कि क्या मसला है, हम मौके पे पहुंचे तो वहाँ पे उन्होंने बस के पास गाड़ी खड़ी की हुई थी। मैंने जो गाड़ी चालक था उससे पूछा कि भाई आप बस का पीछा क्यों कर रहे हो 3-4 दिन से, तो वो गाड़ी को भगाने लगे। हमने बड़ी मुश्किल से उन लोगों को काबू किया। तो जो गाड़ी चालक था उसने एक फ़ोन किया किसी के पास और कहा कि हम फंस गए हैं और हमें यहाँ आके बचा। इतनी देर में मैंने भी 112 पे कॉल कर दिया और उसके जो कॉल पे 5-6 लड़के थे मोटरसाइकिलों पे मेरे को आते हुए दिखाई दिए। तो इतनी देर में ही पीसीआर को देखते ही जो और बच्चे आ रहे थे जो उसने बुलाए थे वो तो भग गए और वो लगातार मेरे को धमकियाँ दिए जा रहा था कि अब देखो तेरे जान की खैर नहीं, तू या तो मेरे को छोड़ दे पीसीआर आने से पहले, नहीं तेरे को जान से मार। उसके बाद पीसीआर मौके पे आ गई। हमने गाड़ी और उन लड़कों को पीसीआर के हवाले कर दिया। मैं थाने रामपुरा चला गया, रामपुरा थाना का एरिया पड़ता है। वहाँ पे मैंने एक लिखित दरखास्त, वहाँ पे पुलिस वाले थे त्रिदेव हवलदार, उनको मैंने एक लिखित दरखास्त। किस टाइम दरखास्त दी थी सर आप? दरखास्त कोई 7:30 बजे। उसके बाद मैंने ड्राइवर भी मौके से पूछा, ड्राइवर से भी, तो उसने बताया कि हाँ ये गाड़ी 3-4 दिन से हमारा पीछा कर। मैंने एक लिखित दरखास्त दे दी, गाड़ी को थाने आते में खड़ा कर दिया और तीनों जो वो लड़के थे उनको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वालों ने मेरे से कहा कि जैसे ही आपकी जरूरत पड़ेगी हम आपको बुला लेंगे। मैं उसके बाद अपने कोर्ट में आ गया। शाम को मैं लगभग 6-6:30 के करीब मैं अपने घर पहुंचा हूँ और मैं सोच रहा था कि मैं थाने जाऊँगा तो उस टाइम मेरे मोबाइल नंबर पे एक व्हाट्सएप कॉल आती है, एएसआई बोल रही हूँ और आपने एक दरखास्त दी थी। मैंने कहा हाँ जी मैडम मैंने दरखास्त दी थी। तो उसने कहा क्या तुम्हारी लड़की का पीछा किया? मैंने कहा नहीं कि मेरी लड़की का पीछा नहीं किया, लेकिन उस बस का पीछा किया जिसमें मेरे बच्चे भी बैठे हुए थे और ये बड़ा संगीन अपराध। हाँ, बतौर अभिभावक ने जिम्मेदारी सभी की है। जी। उसके बाद कि तो फिर आपको समाज सुधारक बनने की क्या जरूरत है? तो मैंने उनसे कहा कि आप एक महिला हैं, एक महिला पुलिस अधिकारी हैं, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं, आपको कार्रवाई करनी चाहिए। तो उसने कहा कि मैं आईओ हूँ इस केस की और जो इनमें से एक लड़का है उनका एक रिश्तेदार है जो कि SS बोर्ड हरियाणा में रहा हुआ है, वो बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है और मेरा भी ये लड़का रिश्तेदार है, तो आप इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, आप अपनी दरखास्त वापस ले लीजिए। मैंने उनकी दबाव बनाया गया। जी, मेरे ऊपर दबाव बनाया गया। मैंने उनकी बातों का विरोध किया तो उन्होंने मेरे से बड़ी बदतमीजी से बातें की और मेरे को धमकी दी कि यदि ये दरखास्त तू वापस नहीं लेगा तो तेरे को थाने में उठा के लाऊंगी मैं और दरखास्त तो मैं अपने आप वापस करूँगी। तो मैंने उनसे कहा मैडम आप इस तरीके से मेरे साथ बातें ना कीजिए और यदि आप कोई बात करना भी चाहते हैं तो या तो मैं थाने आ जाता हूँ या फिर आप एक नॉर्मल कॉल मेरे पास कीजिए, व्हाट्सएप कॉल ना करें। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी आपके पास नॉर्मल कॉल करती हूँ। उन्होंने मेरे पास नॉर्मल कॉल मिलाई और केवल इतना बोला कि सुबह 10 बजे थाने आ जाओ। मैं इस बात से बड़ा ही मेरे को आघात लगा। मैंने SP साहब
माननीय गृह मंत्री साहब, आईजी साहब को रात को ही 11 बजे लगभग मैंने मेल भेज दी। एसएचओ को भी मैंने मेल की कॉपी की। तो सुबह मेरे पास फ़ोन आता है थाने से कि आपने कोई मेल भेजी है। मैंने कहा जी हाँ भेजी। उसके बाद क्योंकि मेरा एक मैटर लगा हुआ था अर्जेंट बेल का, इसलिए मैंने उस केस की आयु है तो मैंने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया था। मेरा केस की डिटेल दे दी थी कि मैं 10 बजे मौजूद नहीं रह थाने में, आप बाद में मेरे से संपर्क कर लेना। मैं यहाँ बेल मैटर को उसमें हियरिंग के बाद मैं दूसरे कोर्ट में चला गया। पुलिस वाले को के साथ मेरे चैम्बर में आई है। चैम्बर से मेरे पास मैसेज गया कि कोई पुलिस वाली आई हुई है। 6 नंबर कोर्ट में मैं था, वहाँ रचना यादव फिर से आई है और कोर्ट के बाहर उसने मेरे को बुलाकर और फिर से मेरे से कहा है कि एक बार आखिरी मौका दे रहा हूँ, या तो दे रही हूँ या तो वापस ले ले, नहीं अंजाम बुरा होगा। मतलब कहीं ना कहीं दबाव भी नहीं था और धमकी भी दे रही धमकी भी दे रही थी, अपने पुलिस या रोब दिखा रही थी। और वो जो बदतमीजी से फ़ोन के ऊपर भी और मेरे आमने सामने बड़ी बदतमीजी से मेरे से बात कर रही थी। मैंने उनको ये भी कहा है आप एक महिला हैं, आप महिला होते हुए और इतने सेंसिटिव मामले में आप इस तरीके की आपको ये कार्य प्रणाली आपको शोभा नहीं देती है, और एक महिला होते इस तरीके के ऐसा बेल लैंग्वेज आपको शोभा नहीं देती है। लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं। उसके बाद हम एसपी साहब से मिले। आज भी हम एसपी साहब से मिलने आए हैं। अभी मुकदमा भी मामले में दर्ज हो गया। मुकदमा इसमें दर्ज हो गया है, लेकिन मुकदमे में जानबूझकर बहुत ही नॉर्मल धाराएं लगा दी गई हैं, जबकि एक जघन्य अपराध है। पोक्सो एक्ट अट्रैक्ट होता है, स्टॉकिंग एक्ट अट्रैक्ट होता है, लेकिन केवल 160 और 341 स्टॉकिंग तो होना ही चाहिए था। जी होना चाहिए था। एक छोटा मोटा मुकदमा बना दिया। अभी जिस तरह से, क्योंकि मामला बेहद गंभीर भी है और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पुलिस खुद बचाने में इसमें लगी हुई है। जी। अभी आप एसपी ऑफिस पहुंचे, तो क्या अभी आपकी मांग है, किस लिए आप पहुंचे हैं? हम एसपी साहब से हम मिलने आए हैं। एसपी साहब से हम मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले तो सस्पेंड किया जाए, उसके खिलाफ एक इंक्वायरी कंडक्ट की जाए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई जाए, और सबसे पहले के फादर के मोबाइल नंबर दोनों की डिटेल निकलवाई जाए, कॉल डिटेल, और उनको मिलान करवाया जाए। दोनों के मिलान करवाने से सारा दूध का दूध और पानी का पानी। एक मसला हो रहा था कि जब उन्होंने उनको सौंप दिया था आपने, तो उनको छोड़ दिया गया जी था। उनको छोड़ दिया गया। आज भी वो पुलिस कस्टडी से बाहर। हाँ, अभी भी गिरफ्तारी नहीं दिखाई है। अभी भी वो गिरफ्तार नहीं की। गाड़ी हालांकि गाड़ी उनके कब्जे में है, लेकिन वो तीनों लड़कों को छोड़ दिया गया बगैर किसी बेल के, बगैर किसी कार्रवाई के उनको छोड़ दिया। अब फर्दर क्या आपका डिमांड रहेगी इस तरह से? आप अभी हम एसपी साहब से मिलने आए हैं, एसपी साहब से मिलेंगे, और यदि एसपी साहब से भी हमें संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है, सीएम साहब आ रहे हैं, हम सीएम साहब से मिलेंगे। और मेरा एक क्वेश्चन है सीएम साहब से और पीएम मोदी से कि वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं किससे बचाऊं या इन अपराधियों से बचाऊं? जब पुलिस के रक्षक जो महिला पुलिस कर्मचारी है वही मेरी बेटी को बचाने में मेरी मदद नहीं कर रही है, तो मैं बेटी कैसे पढ़ाऊं और कैसे बचाऊं? मेरा सरकार से एक क्वेश्चन है कि ऐसे पुलिस कर्मचारियों को रहते हुए कि सरकार का ये नारा और क्या सरकार की मुहिम कामयाब हो सकती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? इस संबंध में हमें शिकायत प्राप्त हुई है और इस शिकायत पर गहनता से जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।